हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये जो वीडियो है मेगा सीरीज जो हमारी चल रही है उसका जनवरी मंथ का क्वेश्चन है वन स्टॉप सॉल्यूशन, नो गेस वर्क, तुक्का नहीं तैयारी। ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन जैसे दिसंबर का मैंने करा दिया है ऑलरेडी वीडियो, अगर कुछ क्वेश्चन वहाँ छूट जाते हैं तो मैं जनवरी में करवा दूंगा। अगर कुछ जनवरी के क्वेश्चन छूट जाएंगे तो मैं फेब में कंटिन्यू करवा दूंगा। बट ये मैं आपको बोल रखा है मैंने आपको कि दिसंबर से जुलाई तक की ठीक है, सारी आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिस पे भी बीपीएससी फ्रेम कर सकता है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ऑन विच डेट डिड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि एलआईसी जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, क्या कैसे बनाया है? तो वो बेच करके सेलिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन अ सिंगल डे, और उसका नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, मैड मिलियन डे। अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ के आएगा कि मैड मिलियन डे क्या है, तो आप बोलोगे कि एलआईसी का एक अभियान है जिसके थ्रू मतलब एलआईसी ना एक दिन में सबसे ज्यादा सेल करके बताया। और कितनी पॉलिसी सोल्ड की थी? तो सोल्ड की थी 5,88,107 पॉलिसीज। ठीक है, तो इतनी पॉलिसीज एलआईसी ने एक दिन में सेल की। तो ये डेट कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 20 जनवरी 2025 को एलआईसी ने सेल करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस आपको पता ही होगा कि क्यों मनाते हैं, आपको पता है ना। महात्मा गांधी जी का अराइवल जो हुआ था वो 9 जनवरी 1915 में हुआ था। और फिर उसके बाद वो ट्रैवल किए थे एक साल, फिर आकर के सत्याग्रह, चंपारण, वो सब 1917 में। ठीक, चलिए वो सब पे हम लोग नहीं आते। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो कि मनाया जाता है कब? 9 जनवरी 2025 को मनाया जाता है। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है कि पहला एक चीज देखो, थीम के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो थीम का क्या था जो इस बार का जो हुआ भारतीय प्रवासी दिवस, तो उसका क्या थीम था? तो डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, मतलब विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये था 2025 का भारतीय प्रवासी दिवस का थीम। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट यहां पे स्टार मार्क कर लो। ठीक, पहला चीज। सेकंड जो हुआ कि इसके जो चीफ गेस्ट जो थे वो कौन थे? तो H.E. क्रिस्टिन कार्ला कैंगालू। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनाड एंड टोबैगो, यहां की ये प्रेसिडेंट थी। कौन? H.E. यहां पे लिखा हुआ है H.E. क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। चलिए यहां पे भी हिंदी में भी कर देता हूं। ठीक, अब देखो ये कहां आयोजित हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे मोस्टली लोग कि न्यू दिल्ली में होगा, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां है? तो उड़ीसा में है। ठीक, और ये ना देखो 2003 के बाद से सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया था? 2003। और ये याद रखना कि हर साल नहीं होता, एवरी 2 ईयर। अगर मान लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो हर 2 साल पे होता है, हर साल नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया फर्स्ट जनरेशन बीटा। देखो जैसे अभी सुनते होंगे हम लोग कि जेन जी चल रहा है। ठीक है, जेन जी बहुत उनका मजाक उड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जनरेशन अल्फा आया, बीटा आया। तो उसी तरह से जो बीटा आया, तो वो जो पहला जो बच्चा है ना, तो उसका नाम क्या है? तो फ्रैंकी आर जेडेंग इसका नाम है। और ये कहाँ बॉर्न हुआ है? एजवाल में एक हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ है। बट ये जो इंपॉर्टेंट है, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो आप बोलोगे मिजोरम में इसका जन्म हुआ है। एजवाल तो ऐसे ही जानते होगे, मिजोरम। ठीक है, जैसे जनरेशन ये बीटा है। अच्छा, इसका ईयर कब से कब होगा? तो जो बच्चा 1 जनवरी को ही हुआ था इसका जन्म। ठीक है, 1 जनवरी 2025, मतलब रात के 12 बजे समझो हुआ था, मतलब 31 की नाइट को 12:02 या ऐसे कुछ था, 12:01 या 2 सेकंड इस टाइप का कुछ था। बट ये इंपॉर्टेंट रख लो कि 1 जनवरी 2025 से 2039 तक, मतलब 25 से 39 तक का जो बीच का जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा ना, उसको क्या कहेंगे? जनरेशन बीटा कहेंगे। चलिए ठीक, अब देखो यहां पे त्रिपुरा दिया हुआ है। त्रिपुरा में क्या हुआ है कि ये जो फर्स्ट स्टेट, और इसको ना फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू साइन MOU किसके साथ? फॉर भासिनी।
भासिनी। अगर आपने मैंने इसकी करा दी कंप्लीट यूनियन की वीडियो, ठीक है, इंडिया की यूनियन की आपकी जो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है और जो बजट आता है, तो उसकी मैंने मिक्स करके एक वीडियो डाल रखी है। अगर आपको भासिनी के बारे में नहीं पता है तो काइंडली जाएं और जाकर के बजट की वीडियो देखें, वहां पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा कि भासिनी क्यों है, डिजिटलाइजेशन के लिए क्या है, यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए किसके लिए है, तो वो आप खुद जाके एक्सप्लोर करो, ठीक। अब देखो कुछ जो अब इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ, और ये किसने लॉन्च किया था, तो हमारे ऑनरेबल पीएम ने लॉन्च किया था, लॉन्च्ड बाय, ठीक है, पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये ना सबसे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 10 साल कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट हो गया तो इसलिए ये न्यूज में फिर से आया, ठीक है। तो ये कब किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीपीएससी में जो डेट पूछता है ना, तो इसी टाइप का पूछता है, मतलब 22 जनवरी 2015 को किया गया था और ये कंप्लीट हो चुका है 10 साल। हाँ, और ठीक है ना, उसके साथ ही ना सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना भी लॉन्च किया गया था, कितने तारीख को, 22 जनवरी 2015 को, ठीक। अच्छा देखो, एक और इंपॉर्टेंट निकल के इसके साथ आता है, क्या, कलर चेंज कर रहा हूँ रेड से, ठीक। अब देखो प्रधानमंत्री जी का ना कि स्वनिधि योजना था, ठीक है, स्वनिधि योजना, तो वो भी 2020 में किया गया था। अभी न्यूज में क्या था आप देखोगे, स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड जो बजट का जो वीडियो है, बजट की जो वीडियो है वो वहां जाके देख लेना आप कि स्वनिधि योजना क्या है, ठीक है। आप एक और है जो पीएम फसल बीमा योजना, वो भी उसका डेट में लिख देता हूं, पीएम फसल बीमा योजना ये कब किया गया है, तो ये है 18 फरवरी 2016। यहां तक का थोड़ा सा आपको रटना तो पड़ेगा यार, ये देखो आपको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें ना, ये 22 जनवरी 2015 आपको याद करना पड़ेगा, 18 फरवरी 2016 आपको फसल बीमा योजना, ये दोनों न्यूज में था इसलिए मैंने यहां डाला है। अच्छा, ये जो लॉन्च किया था ना, ये हरियाणा से लॉन्च किया था, कौन, मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बताओ कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल कैलेंडर फॉर ईयर 2025 के लिए, जो कि लॉन्च कहाँ किया गया है, रेल भवन बाई वही अश्विनी वैष्णव जी, साथ में जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है एल मुरुगन, ये दोनों मिल के किए थे। तो आप बताइए कि 2025 के आधिकारिक कैलेंडर का मुख्य थीम क्या है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप ऑप्शन पढ़ो सारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। और ये कहाँ इन्होंने किया था, तो न्यू दिल्ली में किया है, न्यू दिल्ली में इन्होंने किया है, ठीक, दिल्ली में इन्होंने किया है। और न्यू दिल्ली में ना अभी एक और सेलिब्रेट किया गया है, सेलिब्रेटेड रूरल इंडिया फेस्टिवल, ठीक है, रूरल इंडिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। और इसका ना इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी जी ने किया है इसको, ठीक है, इनोग्रेटेड। चलिए और इसका थीम अगर पूछ दे, थीम रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 का थीम क्या था, तो थीम क्या है, बिल्डिंग लिख दे रहा हूं, बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047, ऐसे भी मिशन सबको पता ही होगा, ठीक। तो यहाँ तक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ देखिए, ब्रिक्स पे क्वेश्चन है, ब्रिक्स पे सब अभी देखो, अभी कहाँ हुआ है मीटिंग, मोदी जी अभी होकर के आए हैं ब्राज़ील में, तो वही क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है, लो मैंने आंसर ही क्या दे दिया, हु एज्यूम्ड द, अच्छा सॉरी मैंने आंसर ही दे दिया। तो ब्रिक्स का चेयरमैनशिप अभी 2025 को किसको मिला था, तो ये ब्राज़ील को मिला है।
लेकिन अब जो क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 2025 का तो हमने देख लिया। तो आप अच्छा ये जानते हो ना, ब्रिक्स का ये हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया, और बाकी सब जो यहाँ से यहाँ तक थे ये 2009 में, और ये सिर्फ 2010 में किया था। कौन? साउथ अफ्रीका। तो चेयरमैनशिप भी ना ऐसे ही चलता है। सबसे पहले देखो अभी मतलब जैसे लास्ट टाइम जैसे किया ब्राजील ने, मान लो सपोज दैट, तो उसके बाद होना चाहिए था रशिया। बट आपने सुना होगा कि कजान में 2024 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कजान में। और कजान कहाँ है? रशिया में ये 2024 में हो चुका है, और ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रशिया के बाद तो इंडिया का आना चाहिए था, बट क्या था ना कि उस टाइम G20 का भी था। तो ब्राजील ने कहा ना कि आप अभी रशिया को मतलब कि कहा कि आप पहले कर लो, मैं नेक्स्ट कर लूंगा। तो इसलिए इस बार कौन 2025 में कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ब्राजील के कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। ये इंपॉर्टेंट रखना, देखना कहीं कहीं पूछता है, सिर्फ ब्राजील नहीं पूछेगा। तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो ये स्टार मार्क कर लो आप, यहां होगा। और तब अब समझ में आ गया कि किसके पास 2026 का जाने वाला है? तो आप बोलोगे इंडिया, हमारा प्यारा भारत के पास आने वाला है 2026 का जो समिट है, और ये 17वां 17th होगा। ऑलरेडी 16th हो चुका है, अब 17th समिट कहाँ होगा? 17th ये ब्रिक्स समिट जो होगा, नहीं सॉरी 17th था, ये 18 नंबर होगा। 18 नंबर, इसको 18 नंबर कर लो। 18th ऐसे पूछता नहीं है कि 17th 18th, ये नहीं पूछता है। बस इतना जान लो कि कौन से नंबर का कहाँ होने वाला है 2026 में, तो इंडिया में होने वाला। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि जो समिट जो होगा, अभी ना ब्रिक्स का एक नया मेंबर ऐड हुआ है, 10वां मेंबर। देखो आपको बहुत जगह नेट पे ना 5+5, जैसे 5 तो ये परमानेंट मेंबर हो गए, यहां से देखो ये 5 हो गए, ठीक। रिमेनिंग जो 5 हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो इजिप्ट, इथोपिया प्लस में ईरान, इंडोनेशिया एंड यूएई, और कहीं कहीं ना आपको दिख जाएगा सऊदी अरेबिया, बट सऊदी अरेबिया कहीं ऑफिशियली नहीं हुआ है। जो 10वां मेंबर जो बन के आया है, 10th मेंबर, सॉरी हाँ, जो 10th मेंबर आ गया, लेटेस्ट 10th मेंबर एडेड, और ये अभी ऐड हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि इंडोनेशिया का लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है, 10वां जो मेंबर है, तो कौन बनेगा? तो आप इसका क्या करेक्ट आंसर लगाओगे? इंडोनेशिया। ध्यान रखना, इंडोनेशिया। और देखो ये ना, इसमें फंड जो पैसा ऐसा जो देता है वो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सॉरी एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जो पैसा देता है। तो इसमें ना क्या है ना कि 2 मेंबर इसमें भी ऐड हुए हैं। जैसे पहले न्यूज में था कि 9th मेंबर कौन है? 9th मेंबर तो अल्जेरिया, ठीक है। आप देखोगे बहुत जगह तो अल्जेरिया तक कहीं देगा, बट अभी तुरंत कुछ दिन पहले मोदी जी जो गए थे, तो उसमें मतलब उससे पहले थोड़ा सा 2 कंट्री ऐड हो चुका है, जो कि 10th नंबर है और 11th नंबर है। तो दोनों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कलर चेंज करके आपको लिख रहा हूं, यहां देखो कोलंबिया 10th नंबर कंट्री, और 11th जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुलाई में ही बना है ये, तो इसका उज्बेकिस्तान कौन है? तो उज्बेकिस्तान बना है 11th। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी लिखा हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक लिख ही देता हूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यहां पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ओपन सोर्स डेटा सेट रिलीज्ड बाय आईआईटी मद्रास ने ओपन सोर्स डेटा सेट रिलीज किया है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट डिटेल्ड 3D हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ फेटल ब्रेन, ठीक है। और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर, ये हो गया 2nd नंबर पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और किसके लिए किया है? तो आपको यहां पे 3D भ्रूण मस्तिष्क छवियों का नाम क्या है? पहली उच्च देखो रिजोल्यूशन 3D भ्रूण मस्तिष्क, ठीक है, दिमाग के लिए, फीटल ब्रेन के लिए, तो किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास यहां पे ओपन सोर्स बनाया है। और ना ये इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पे व्हाट इज द नेम ऑफ दी, यहाँ पे पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। ओपन सोर्स जो डेटा सेट है ना, उसका नाम क्या है? डेटा सेट का नाम क्या है? शोध। देखो यहाँ के ब्रेन मैप, ठीक, धरनी और गर्भबोध, ठीक है, गर्भबोध।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धरनी। धरनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और आईआईटी मद्रास ना, यहाँ पे एक और है, देखो डेटा सेट का नाम तो हमने देख लिया कि धरनी है, बट आईआईटी मद्रास ना क्या किया है, एक और काम किया है कि जो सिलिकॉन जिसे है ना एक्सट्रैक्टेड लिख दे रहा हूँ, एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम सिमुलेटेड मून सॉइल, मतलब मून जैसा ही सॉइल्स है ना, वहां पे जाकर के कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे सिल्वर कार्बाइड मून के सॉइल से, तो ये भी एक्सपेरिमेंट करके किसने दिखाया है? तो आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, फ्रॉम सिमुलेटेड मून सॉइल। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। चलिए इस पे आते हैं। तो ये है ना, विथ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्पेडेक्स, देख रहे हो, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन स्पेडेक्स। आप ये ध्यान रखना, न्यूज में बहुत ये आ रखा है ऑलरेडी, अगर आपने सुना होगा तो स्पेडेक्स के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, जो कि मिशन जो कंप्लीट किया था। इसमें ना देखो, आपको समझा देता हूँ, देखो 2 सैटेलाइट हैं, एक का नाम है चेज, और एक का है टारगेट, और ये दोनों जाकर के ना स्पेस डॉकिंग कर लिया, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच हो गया, ठीक है, स्पेस में वो चीज किया था। और ये ना, इसको नाम दिया गया था SDX-01 और SDX-02, और ये करके दिखाने वाला ना भारत चौथा देश बना। किसके बाद? तो यूएस हमसे पहले कर चुका है, रशिया ऑलरेडी आप जानते हो कि स्पेस में किसी टाइम पे बहुत बड़ा, जब सोवियत संघ था तो उस टाइम बहुत बड़ा था, ठीक है, नाम आपको पता ही होगा, लाइका जो कुत्ता उत्ता भेजा था, ये सब, ठीक है। तो उसके बाद फिर चाइना, और चौथा नंबर पे इंडिया। तो इंडिया 4th कंट्री बन गया है वर्ल्ड में स्पेस डॉकिंग कंप्लीट करके। तो इससे क्या फायदा होगा? तो जो हम लोग का नहीं सोचते हैं कि हम लोग लूनर मिशन भेजेंगे या फिर स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, जिसका हम लोग बात किए थे कि एस्ट्रोनॉट से सबको बना करके कंप्लीट, मतलब कि 2035 तक का हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। लास्ट वीडियो में देखो हम लोग पढ़े थे। तो वो सब जो काम है ना, इस पे हेल्प करेगा कौन? स्पेडेक्स मिशन। तो यही इसमें करके दिखाने वाला कौन सा देश बना है? तो ये 4th नंबर पे इंडिया बना है। और 4th नंबर पे क्या है? अगर 4th नंबर पे देखेंगे तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 4th है। कौन होगा उसमें भी? यूएस, रशिया, चाइना एंड इंडिया, इसमें भी 4th नंबर पे है। इंडिया के बाद ऐसे तो साउथ कोरिया है, बट वो काम का उतना है नहीं। 4th तक का ही जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, तो ये सब है। और पता है, जो हम लोग सोचे हैं कि मून पे कब हम लोग, मतलब मैन्ड मिशन कब भेजेंगे, तो 2040 तक का हमारा टारगेट है, बट अभी ठीक है, उस पर अभी दिल्ली दूर है वाली बात है, अभी टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम आज देखते हैं अगला, कि इंडिया अडॉप्ट किया है ना 10x, जैसे देखो एक मापक होता है ना SI यूनिट टाइप का, तो 10x10 क्यूबसेट जो भी भेजेगा ना, तो स्टैंडर्ड कर दिया है, क्योंकि स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किसी और का अगर भेजना है, किसी और के साथ कोलैब करना है, तो आप वो एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करोगे तब ना, तो वही था। चलिए ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ऐसे ही मैंने वो डाल दिया कि बस बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ये इनोग्रेट किए हैं क्या? आदिवासी मेला, ठीक है। और वहीं पे ना ये लॉन्च कर दिए एक प्रोग्राम जिसका नाम क्या था? शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना। क्या नाम था? शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना। तो ये ना कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो है शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना, तो ये भी आपका लॉन्च किया गया है उड़ीसा में ही, ठीक है। उड़ीसा के कहाँ? संबलपुर, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर दो आप। मेरे हिसाब से राउरकेला या भुवनेश्वर में से एक करेक्ट आंसर होगा, बट मैं कोई कट कर रहा हूँ, आप देख लो, बाकी आप रिसर्च खुद से कर लेना, कुछ आपके लिए भी छोड़ता हूँ। क्वेश्चन जो आएगा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना कि हाथ कर जो योजना है वो उड़ीसा में तो लॉन्च किया गया, यही पूछेगा क्वेश्चन।
और ना इसमें क्या है, क्या प्रोविजन क्या है इसका, तो क्लास जो 9th का जो बच्चा होगा ना या क्लास 11th का ड्रॉप आउट समझते हो ना, 9th और 10th 11th में अगर कोई एडमिशन ले लेगा तो क्या होगा कि वो 10th में जाएगा, तो 10th में तो मतलब ये 10th कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्या 11th के बाद 12th में। तो क्या कह रहा है ना कि जो बच्चा क्लास 9th और 11th में जो होगा ना उस सब को 5,000 रुपये दिए जाएंगे, 5,000 सॉरी आदिवासी बच्चों को, आदिवासी हाँ शेड्यूल ट्राइब के लिए। चलिए ठीक है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना। और यहाँ ना आपको एक और चीज़ पता होगा कि राउरकेला में क्या है, सबसे बड़ा हॉकी के लिए जो ना स्टेडियम बना है, स्टेडियम, और ये ना बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ठीक है। तो ये भी है, ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में से सुन के लगता है क्या कि होगा झारखंड में, है ना, सुन के लगता है ना झारखंड का होगा, बट ये झारखंड का स्कीम नहीं है, ये मतलब कि ये स्टेडियम नहीं है, ये कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। चलिए नया अगला क्वेश्चन जो हमारा जो कहता है कि एरो इंडिया 2025, सबसे पहले तो ये हो गया एरो इंडिया 2025, उसका थीम क्या था, जो कि एक बात बता रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा मतलब एरो शो हमने ऑर्गेनाइज किया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा, और उसका थीम क्या था कि दी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसका थीम क्या था कि दी रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी, इसका थीम था, तो थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किस शहर में आयोजित किया गया था, कौन से एयरफोर्स स्टेशन में, ये यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन है ना, तो ये कहाँ स्थित है, किस जगह पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है, तो कर्नाटका। और कर्नाटका से अभी न्यूज क्या निकल के आ रहा है, कर्नाटका से कि फिर से इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी और ये विनर निकल के आए हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए यहाँ पे न्यू दिल्ली दिया हुआ, न्यू दिल्ली में अभी क्या हो रहा है कि बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल मेरीटाइम सिक्योरिटी करके इसका फुल फॉर्म है, आप देख लेना है उसका। ठीक है, जो भी हम लोग का जो बे ऑफ बंगाल है ना, बांग्ला मतलब ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, जो कंट्री जो टच होती हैं, तो वो सब कंट्री इसमें बहुत सारी आती हैं, आप वो देख लेना कि बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक का एक्सपर्ट ग्रुप का मीटिंग जो साइबर सिक्योरिटी का हुआ, एक्सपर्ट ग्रुप साइबर सिक्योरिटी मीटिंग ये कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ। और न्यू दिल्ली में ना अभी एक एक्सपो हुआ है, एक्सपो कुछ टाइम पहले ही अभी कंप्लीट हुआ कि इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, इसको इनोग्रेट कौन किए थे, तो मोदी जी को, कहाँ, भारत मंडपम में। तो ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में, और ये कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, और इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी जी, और ये कहाँ हुआ था, भारत मंडपम। चलिए ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है ना कि देखो रिपब्लिक डे परेड निकलता है हर साल। ठीक है, तो 76वां नंबर का था इस बार का 2025 में जो रिपब्लिक डे परेड हुआ, उसका थीम क्या है, तो थीम पे आप सब लोग स्टार मार लो, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, दोनों, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम था, इसका थीम था। ठीक है, तो 76वां स्वतंत्र जो रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस, तो उसका मुख्य अतिथि कौन थे, तो मैक्रोन, जो बाइडेन, फ्यूमो किसिडा, प्राबो सुबियांतो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राबो सुबियांतो। और प्राबो सुबियांतो जो है ना, ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो ये इंडोनेशिया के हैं। और एक बात आप इंडोनेशिया, अब आपने सुना होगा कहीं सुक्रानो का नाम। ठीक है, तो सुक्रानो ना पहले जो हम 1950 का बात कर रहे हैं, 1950 में भी जो चीफ गेस्ट थे ना, वो भी इंडोनेशिया के ही थे, और वो उनका भी प्रेसिडेंट का नाम क्या था, तो सुक्रानो उनका नाम था। फर्स्ट मतलब जो हम लोग के फर्स्ट चीफ गेस्ट जो थे, ये इन्फॉर्मेशन मतलब मे भी बहुत लोग के पास हो ना हो, बट यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया, ये पूछेगा नहीं, ये कहीं से नहीं पूछेगा, बस आप बता दिया है। चलिए, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा उस पे आते हैं कि बेस्ट टैब्लू स्टेट वाइज किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025, चलो लिख देता हूँ, महाकुंभ 2025, और दूसरा त्रिपुरा को मिला था,
त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट टैब्लू मिनिस्ट्री, मतलब उसमें किसको मिला है, तो उसमें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है। और ना इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जनजातीय गौरव विकास इसका थीम था, ठीक है, जनजातीय गौरव विकास। बस इतना जान लो कि क्या किसको मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला था। अच्छा, बेस्ट जो सबसे अच्छा मार्चिंग कंटिजेंट जो था ना इस बार का, वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट को मिला है। तो ये तीनों को आप ध्यान दे लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, देख लो आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए ठीक है आते हैं। तो अभी ना जो इंडिया इंडोनेशिया है, ये जो चीफ गेस्ट जो आए थे, तो सोचो कि इस बार तो हमारा 75th है, लेकिन इंडिया और जो ये 2024 में एक, मतलब ये तो 2025 चल रहा है ना, ये क्वेश्चन में भी अभी रिलेवेंट नहीं होता, बट 2025 में ना 75 साल कंप्लीट हो गया था, किसका, इंडोनेशिया का। तो 2024 में 75th ईयर डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन हूम, इंडिया एंड इंडोनेशिया। यहाँ पे एरो डाल दे रहा हूँ तो आप समझ जाओगे कि किसके साथ हमने कर लिया, तो इंडोनेशिया के साथ। अब देखो इस बार ना जो गणतंत्र दिवस था, तो उसमें सबसे जो एक्स्ट्रा जो न्यूज पेपर में जो न्यूज चल रहा था, वो क्या था ना कि पहली बार आईएमडी का फुल फॉर्म आप जान रहे हो, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उसका ना टैब्लू जो था, वो पहली बार अभी तक का, मतलब इसने सोचो 75 साल हो गए, अभी तक एक बार भी नहीं निकला, पहली बार निकला है। तो पहली बार कोई भी चीज़ होता है तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। और इसका ना आप ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थीम में नोट डाउन यहां कर देता हूं, स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। चलिए तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। और देखो अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, तो उससे ना इस्टेब्लिशमेंट पे भी क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 150 साल कंप्लीट हो गया। 150 साल मतलब क्यों, कैसे, तो 15 जनवरी 1875 को इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश क्या, आईएमडी। और तो इसका कितना कंप्लीट हो गया, तो 150 ईयर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईएमडी कब इस्टेब्लिश किया गया, तो 15 जनवरी 1875 को किया गया। मेरे मुंह से 57 निकलने वाला था, बट ठीक है 1875, 150 साल कंप्लीट हो गए आईएमडी के। और ना मोदी जी ना कहें कि चलो ठीक है, अब 14 तारीख को सबको तिलकुट मतलब दही चूड़ा खाते हैं, तो 14 जनवरी को चलते हैं, 14 जनवरी 2025 को, और मस्त मिशन मौसम इनोग्रेट कर दिया, मतलब लॉन्च कर दिया। तो मिशन मौसम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिशन मौसम। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लो, और इसका डेट भी देख लेना, 14 जनवरी। मैंने ये थोड़ा ऐसे फनी वे में आपको यहाँ पे समझाया है, बट ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट है कि हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी, ठीक है। तो ऑप्शन अलग अलग देख लो, चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, ठीक है, सुला शेट्टी, उसके बाद अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर सुन करके कुछ लग रहा है, हाँ तो आपको सही लग रहा है। ये क्या है, ये तो लोकपाल है, करेंट लोकपाल हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अच्छा पहले कौन लोकपाल थे, तो फर्स्ट पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष थे ना, पीसी घोष, ठीक। और अच्छा ये लोकपाल के बारे में क्या कहा जाता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब समझ रहे हो ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इनका टेन्योर कितना होता है, तो 5 ईयर और 70 ईयर। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा मतलब टॉपिक से साइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नेटुम्बो नंदी, ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा नदैतवा, ठीक है, नदैतवा, नितुम्बो नंदी नदैतवा। ये पहली एन से नामीबिया, ये ध्यान देना, एन से नामीबिया और एन से और एन से, तो
एन क्यूब बन रहा है, एन क्यूब बन रहा है नामीबिया, ऐसे मतलब याद करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन वहाँ एग्जाम में देखोगे समझ नहीं आएगा, तो नेतुम्बो एन आप ऐसे रिलेट कर लोगे, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और नागोजी ओकोंजी इनके बारे में तो जान ही रहे हैं, ये 2023 से क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ WTO, जिसको WTO, हाँ, जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या मजाक बना के रख लिया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वो मान ही नहीं रहे हैं, जिसके मन कर रहा है चलो 10% तुम भी लो टैरिफ, 20% तुम पे लगा दिए, 50% तुम पे लगा लिए, तो ये उनकी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो थोड़ा न्यूज में था, बता दिया। चलिए नेक्स्ट है, क्या है ना कि 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। तो मैं, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितना 25 तारीख को, बट इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना वो इम्पॉर्टेंट हो गए। तो चीफ इलेक्शन, और बिहार में इलेक्शन आने वाला ही है, तो कमिश्नर कौन होंगे, तो ज्ञानेश कुमार। बाकी आप जानते ही होंगे कि इलेक्शन का मतलब कि जिक्र कहाँ है, तो पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक। इसको सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन 3 लोग होते हैं, तो PM, लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब कि जो भी होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, अभी तो राहुल गांधी जी हैं, तो मोदी जी, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन, और साथ में कौन होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 3 लोग मिलके सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले क्या था ना कि सुप्रीम कोर्ट के कोई मतलब कि चीफ जस्टिस को, बट वो हटा करके ये कर दिया गया। आर्टिकल नंबर ध्यान रखना 15, 324 से 329, ठीक है। चलिए, अच्छा एक मैं मिस कर गया यहाँ पे छल्ला श्रीनिवासुल्ला शेट्टी जी जो हैं, ये क्या है, चेयरमैन ऑफ SBI। चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे ट्रंप, अभी जिनके बारे में हमने कहा था कि WTO का मजाक बना के रखा है, तो वो पहली बार कब बने थे, तो 45th नंबर के वो ये बने थे, प्रेसिडेंट बने थे USA के, और अभी जो बने हैं 2025 में वो 47। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने नंबर के, तो 47th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। और ये कौन से मतलब पार्टी से, ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाइडेन इसको करते थे, डेमोक्रेटिक को, तो इनका नाम भी लिख दे रहा हूं, जो बाइडेन इसको करते थे। अच्छा, पार्टी का सिंबल तो इनका हो जाएगा एलिफेंट। अब कोई ऐसे मत सोचना कुछ, ठीक है, एलिफेंट, और ये डंकी, सोते रहते थे, कहीं भी गिर जाते थे, ठीक है। तो चलिए, अमेरिका पार्टी ये क्या है, अमेरिका पार्टी क्या है, तो अमेरिका पार्टी एलॉन मस्क, जो SX जो आप यूज करते हो ना, X ट्विटर, ठीक है, तो ये इसके तो छोड़िए, वो वहाँ नहीं जाते हैं। तो एलॉन मस्क है ना, एलॉन मस्क ये क्या है, तो ये नया पार्टी बना दिए हैं, और जिसका न्यू पार्टी फॉर्म की है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, तो अमेरिका पार्टी। वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, अब शायद उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है, मे बी आप इस न्यूज को एक बार देख लेना। मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ कि उनका जन्म यहाँ साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो वो बन नहीं सकते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब अपनी पार्टी बनाई, उसके थ्रू मतलब वो चलाएंगे साथ में। अब देखिए क्या होता है। और ना अभी ट्रंप ना आते आते गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका। बट ये किसी और को नहीं दिखेगा, सिर्फ अमेरिकन लोगों को, USA के लोगों को ही दिखेगा। और इन्होंने ना आते आते तबाही ला दी, मतलब समझो आप क्या किया है कि WTO का तो हमने देख लिया, और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी क्या कर लिया, तो विथड्रॉ कर लिया। और किससे किया है, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी, एग्रीमेंट जो साइन किया था ना, तो उससे भी विड्रॉ कर लिया है। तो कहाँ से विड्रॉ कर लिया है, तो WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अच्छा, अब जो इन्होंने ना पहला जो शपथ जो दिलवाया था, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर को दिलवाया था, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ USA, और उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्को रूबियो। एस जयशंकर जी से ये मिलते रहते हैं, तो मार्को रूबियो, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ USA। और डायरेक्टर का अगर बात करेंगे, डायरेक्टर ऑफ FBI,
तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन इनके फादर रह चुके हैं। तो इनका नाम है कास पटेल। कास पटेल, अब तो समझ ही रहे हो, मे बी गुजराती होंगे शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ से हमारा सारा वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा जाए। ऑलरेडी लास्ट वीडियो 1.4 मतलब 1 घंटे 43 मिनट की थी, तो मे बी उतना लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी कि पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 जो प्रोग्राम है इनोग्रेट किन्होंने किया था, तो लोकसभा स्पीकर, इनका नाम क्या है, तो ओम बिरला जी। बिरला जी ने इसको इनोग्रेट किया था। पंचायत से पार्लियामेंट किसको इंपावर करने के लिए, वुमेन को इंपावर करने के लिए। जो गैप है ना, जो पंचायत से और पार्लियामेंट के बीच में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके महिलाओं के बीच में जो जो प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रही हैं, तो उसके गैप को फिल करने के लिए 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, मतलब ये तो इस बार आएगी ना। बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था, ये 15 नवंबर 2000 मतलब 1875 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये इसी दिन शायद ये इन लोग जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं। तो ये देख लेना आप ये एक बार, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही होगा। चलिए ठीक है, तो क्यों किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो लोकसभा स्पीकर, पंचायत से पार्लियामेंट, ओम बिरला। ओम बिरला, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी 8 पे कमीशन का बात चल रहा था, तो 7th पे कमीशन का जो चेयर किए थे, जो हेड थे, उनका नाम क्या था, तो जस्टिस अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो थे, उस 7वां पे कमीशन, अभी 8वां होगा, कब होगा अभी उसके बारे में बात बस चल रहा है, होगा लेकिन होगा, ठीक है। और 2024 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, मतलब कि COP29, सिंपली बता रहा हूं, COP29 कहां हुआ, तो बाकू अजरबैजान में। कहां हुआ, बाकू के अजरबैजान में COP29 हुआ। और COP30 कहां होगा, तो COP30 होगा बेलेम, और ये कहां है, ब्राजील। अभी वहीं से आए हैं, मतलब ब्राज़ील ही। अभी हमने सारा पढ़ा, मोदी जी का भी विजिट हुआ इसी मंथ में, तो हमने देखा इसी मंथ में। चलिए ठीक है, वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड मिकेल, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने ना, अभी क्या हुआ ना कि इंडस वाटर का ट्रीटी था, ठीक है, तो उसका मीडिएशन कौन कर रहा था, उसका मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान जब एक साथ था, तो उसका मीडिएशन कौन कर रहा था, तो मीडिएशन कर रहा था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ना क्या किया कि मिचेल लीनो को भेजा, जाइए आप एज ए न्यूट्रल एक्सपर्ट बात करके आइए, किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों बात करके आइए, क्योंकि जो किशन गंगा जो है, या फिर जो रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, तो उस पर सहमति नहीं बैठ रही है, दोनों के बीच में दिक्कत हो रहा है, तो इस पे बात करके आइए। किसका निपटारा करने हेतु, तो किसको भेजा है, तो मिचेल लीनो को भेजा है, किस, जल विद्युत परियोजना के लिए, ठीक है। तो किशन गंगा और रेटले जल विद्युत परियोजना, ठीक, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो किशन गंगा इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा तो ऑलरेडी रिवर है, किशन गंगा तो रिवर है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी, मतलब सहायक नदी है। और जो ये जो हमारा रेटले जो है वो किसकी है, तो चिनाब, यहाँ पे रेटले, ये हो गई चिनाब की ये चिनाब ट्रिब्यूटरी नहीं, चिनाब पे ही है ये, ठीक है। तो चिनाब, और ये दोनों कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। अब जानते होंगे ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अच्छा लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ईस्ट और वेस्टर्न रिवर, और ये हो गया वेस्टर्न रिवर। चलिए, तो हम लोग जो एकदम आराम से बिंदास होकर के यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा हमारा अधिकार किस पे, रावी, ब्यास और सतलज पे हमारा पूरा कंट्रोल है। और जो वेस्टर्न रिवर है, मतलब कि इंडस, झेलम और चिनाब। अब ध्यान रखना, ये जो डिवाइड है ना झेलम, तो इसमें ना कुछ 70-30% का बात हुआ है कि 30% इंडिया यूज करेगा और 70% वो यूज करेंगे, ऐसा। और हम लोग मतलब बिना पानी रोके हुए हम लोग उस पर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो ये सब था हमारा रिलेटेड, मतलब ये है हमारे प्रोविजन में। तो जो वर्ल्ड बैंक वो बहुत पहले का है ये ट्रीटी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंडिया और सिंगापुर का 60 साल कंप्लीट हो गया है। डिप्लोमेटिक रिलेशन का हमने बात किया था ना, तो उसी तरह से 60 ईयर कंप्लीट हो गए हैं इंडिया इंडोनेशिया। 75 साल किसका हो गया है 2024 में, तो इंडिया और इंडोनेशिया, और यहाँ किसका हुआ, इंडिया और सिंगापुर का। इंडिया और सिंगापुर का कितना 60 साल कंप्लीट हो गया। तो जो लोगो जो बन के आया था ना, तो लोटस अपना मतलब कि हमारा इंडिया का क्या है कि नेशनल फ्लावर है, और ऑर्किड जो है ना, ऑर्किड कहाँ का है, तो सिंगापुर का नेशनल फ्लावर ऑर्किड है। ठीक है, तो ऑर्किड सिंगापुर हो गया और कमल भारत का हो गया। उसके साथ में क्या था ना कि साथ में क्या नंबर 60 लिखा हुआ था, जो लोगो जो रिलीज किया है उसमें। चलिए, तो ये बस जानने के लिए कि 60 साल किसके साथ कंप्लीट हुआ। अब देखो फिलेडेल्फी कॉरिडोर, ये न्यूज में इतना ज़्यादा था ना जिसका पूछ नहीं सकते हो आप। तो फिलेडेल्फी कॉरिडोर है जो डिवाइड करता है किसको किसको, तो ये डिवाइड करता है गाजा और इजिप्ट को, और 14 किलोमीटर लॉन्ग और स्ट्रिप है, और देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, 100 किलोमीटर ब्रॉड है, ब्रॉड। ठीक है, 100 किलोमीटर ब्रॉड है। मतलब ये देखो, जैसे ये ना मान लो ये इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट, और ये हो गया गाजा, ये हो गया गाजा। चलिए, तो यहाँ पे जो ये जो कॉरिडोर है ना, इधर तो इजराइल है, इजराइल, ठीक है। तो ये जो पोर्शन जो है आपका, ये ना यही जो है आपका फिलेडेल्फी कॉरिडोर है, यहाँ से आ रहा है ये। तो ये जो देख रहे हो, ये जो थिकनेस, ये 100 किलोमीटर ब्रॉड, और ये जो लंबाई में बात करोगे तो 14 किलोमीटर। और यहीं पे ना देखो रफा, एक न्यूज में देखे थे आप, रफा क्रॉसिंग, रफा क्रॉसिंग, तो यहीं पे बीच में क्या है, रफा क्रॉसिंग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी में है ये रफा क्रॉसिंग। यहाँ देखो, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, ये जो बीच से इसको डिवाइड करता है, गाजा को 2 पार्ट में जो डिवाइड करता, उसका क्या नाम है, तो नेट जरीम कॉरिडोर। ये याद रखना, ये अलग से है, ठीक, नेट जरीम कॉरिडोर। ये क्या करेगा कि डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, किसको, गाजा को। अभी हमने फिलाडेल्फी कॉरिडोर समझ लिया, रफा क्रॉसिंग समझ लिया, 100 किलोमीटर ब्रॉड, 14 किलोमीटर लंबा, किलोमीटर है सॉरी, हाँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है कि यूएसए ने कहा था कि हम पनामा कैनाल को अपने अंदर ले लेंगे, ये है वो है। तो पनामा कैनाल यूटिलाइज क्या करता है, ग्यूटुन लेक, ठीक है, गाटुन लेक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाटुन लेक, अगर पनामा कैनाल किस लेक पे है, तो गाटुन लेक, यहीं से मतलब क्या होता है ना, पानी ऊपर नीचे करके भेजते हैं। इजिप्ट जैसे है ना, इजिप्ट वाला आप जो देखे होंगे, ये जो सुएज कैनाल है, तो उसी तरह से वो भी आर्टिफिशियल कैनाल है जिसका नाम है पनामा कैनाल, लेकिन उसका थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो। तो चलिए ठीक है, उसके बारे में उतना अभी डीप में नहीं जाते हैं, क्योंकि इजिप्ट के वाले के बारे में पूछा नहीं है, इसके बारे में पूछा था। तो किस पे है, गाटुन झील पे स्थित है। और ये ना कनेक्ट करता है, जैसे ये मान लो ये बीच में है, ऐसे ऊपर में अलग कंट्री, नीचे में अंडर, तो बीच में ये जो पास करोगे आप, तो ये किसको किसको मिलाता है, तो ये मिलाएगा यहाँ से पैसिफिक ओशन, और इधर हो गया क्या, एटलांटिक ओशन। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा टॉप किया है, उड़ीसा टॉप किया क्या, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये देखो बिहार वाले में मैंने पढ़ा दिया रखा था, बट यहाँ पे आ गया फिर से। तो ये इंडेक्स निकाला किसके द्वारा जाता है, नीति आयोग के द्वारा। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में रिलीज किया गया है। 18 स्टेट में टॉप किया है उड़ीसा, रैंक 1 लाया है। तो बिहार का रैंक कितना है, तो बिहार का रैंक सबको जानते हैं 13 है 18 में। अच्छा, जो पॉइंट है उड़ीसा का, जो पॉइंट है वो देखो 6, 7, 8, कितना आसान है, यहाँ पे बस पॉइंट डाल दो। और जो बिहार का पॉइंट होगा, बिहार का, उसमें 2, 7, 8। अब याद हो गया, देखो 6, 7, 8, 2, 7, 8, मतलब 7, 8, अब वो करके याद कर लोगे, मुझे भी पता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक में इंडिया सिक्योर 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटांस। देखो रेमिटांस जो भेजता है ना, तो इंडिया ना टॉप कंट्री है जो कि रेमिटांस इंडिया भेजता है। किसको, बाहर जो रहते हैं ना, हम लोग को जो काम करने जाते हैं, जो जॉब करने जाते हैं, तो उन लोग इंडिया को भेजते हैं। चलिए यहाँ पे ये भी रह गया था क्वेश्चन, यहाँ पे इसका लिख ही देता हूँ, रेमिटांस वाले का पहले लिख देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे भेजने वाले जो भी फॉरेन में जाते हैं ना, पैसा भेजते हैं, वही रेमिटांस के रूप में आता है। उसके बाद फिर मैक्सिको,
पूरा इसकी तो इकॉनमी शायद मैक्सिको की इसी पे है, रेमिटांस पे। मोस्टली लोग यूएस से काम करने जाते हैं। तो ये तीनों कंट्री है भैया, ठीक। अब देखो यहाँ पे कहाँ आते हैं, हाँ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन रह गया था हमारा। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएसए और चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पे हाईली डिजिटलाइज्ड कंट्री है। तो ये हो गया। अच्छा क्यूएस यहाँ पे लिख ही देता हूँ। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के हिसाब से क्या यूएसए कौन नंबर पे है? तो यूएसए फर्स्ट पे है और इंडिया सेकंड। वही मतलब कि आप ग्रीन वर्कर, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है ना वो आपका सारा उसी से रिलेटेड है। ग्रीन वर्क या फिर एआई, इसके लिए कौन मतलब प्रिपेयर्ड है, फ्यूचर स्किल किसके पास? तो सबसे ज़्यादा यूएसए के बाद इंडिया। ग्रीन वर्क आप समझ रहे हो ना, जो भी ग्रीन इकोनॉमी, सोलर, रिन्यूएबल, ये सब समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट हमारा 12th नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो रखा है। हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना जो लॉन्च किया है ई ऑक्शन पोर्टल, ठीक है। ई ऑक्शन पोर्टल, उसका नाम क्या है? देखिए बैंक नेट है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा ए इसमें ऐड है। बैंक ही जैसा है ना, बांक नेट, ऐसे मतलब बोलने के लिए बांक नेट जो भी बोलो, बैंक नेट है, ठीक। तो बैंक नेट किया है, किसके लिए किया है? कि जो पब्लिक सेक्टर जो भी बैंक है ना, तो उनके एसेट को बेचने के लिए, सेल दी एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए, बिहार राइजेज इन लीड 2024 रैंकिंग एंड बिकेम फास्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक हब। बिहार बना है, तो लीड किससे रिलेटेड है? लॉजिस्टिक से है। हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात किया कि लीड किससे रिलेटेड है? लॉजिस्टिक से। और ये जो पब्लिश किया क्या है, किसके द्वारा किया गया? तो पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको किया गया। और बिहार का क्या है? तो फास्ट ग्रोइंग। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अलग अलग है सबका। तो बिहार किस में, कौन से कैटेगरी में आ रहा है? तो फास्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक हब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा खासा। तो 65.5 किलोमीटर लॉन्ग जेड मोर टनल इन सोनमर्ग, ये कहाँ है? कश्मीर में। इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी टू इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन श्रीनगर से लेह के हाईवे के बीच में सालों भर कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इसलिए श्रीनगर लेह राजमार्ग पर मतलब ये इनोग्रेट किया गया है। क्या? जेड मोर टनल इन सोनमर्ग कश्मीर। और इसका जो लेंथ जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6.5 किलोमीटर लॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इंडिया फर्स्ट। देखो अभी ये जो 1 2 3 जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सारा ऐसे तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने मतलब ट्राई किया कि ऐड करूं, बट ये इसमें से ना सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज जो कि अंजी खाट ब्रिज पे है, अंजी खाट ब्रिज पे, इज लोकेटेड इन रईसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसका स्पेन मतलब लेंथ कितना है? तो 473 मीटर ओवर दी अंजी रिवर एज अ पार्ट ऑफ क्या? USBRL, मतलब आप समझ रहे हो, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ठीक। तो कितना मीटर लंबा है? तो ये 473 मीटर लंबा है। ये लिख ही देता हूं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, ठीक है। और ये अंजी जो ये है ना किस नदी पे होगा? तो अंजी रिवर अंजी नदी पे ही होगा। अंजी ब्रिज है जो नाम। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? तो चिनाब की, ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि भार्गवस्त्र, ठीक है। भार्गवस्त्र क्या है? तो नाम से ही सुन के लग रहा होगा कि कुछ तो अस्त्र टाइप का है, भार्गवस्त्र, ठीक है। इज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो मिसाइल, ठीक है, माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम बिल्ट बाय सोलर डिफेंस
बिल्ट बाय किसके, सोलर डिफेंस के द्वारा बिल्ड किया गया है, बिल्ट बाय सोलर डिफेंस, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। किसके द्वारा, काउंटर ड्रोन। जब जब भी हम लोग पे ना इंडिया पे अभी देख रहे होगे पाकिस्तान ने ना मतलब स्वार्म थ्रेट के, स्वार्म ड्रोन थ्रेट, जैसे देखो आप एक बात बता रहा हूँ, मल्टीपल ड्रोन मतलब ये ड्रोन ये ड्रोन ये ड्रोन ये ड्रोन बहुत सारा एक साथ झुंड में आता है ना, तब उसको क्या कहते हैं, स्वार्म ड्रोन अटैक कहते हैं। और उसको ना काउंटर करने के लिए हमारे इंडिया ने इंडिजीनियसली और डेवलप क्या किया है, भार्गवस्त्र। और वो ना भार्गवस्त्र ये है जो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, हाँ 17 नंबर कि पीएम मोदी इनोग्रेट किए हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। अभी हम लोग बात कर रहे थे एक और अंजी ब्रिज के बारे में, और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो आर्क ब्रिज है ना ओवर चिनाब रिवर, और ये जो ब्रिज जो है वर्ल्ड हाईएस्ट जो रिवर जो पे जो बना हुआ है उसका जो स्टैंडिंग जो टॉल है ना, इसका कहा जाता है कि आईफिल जो टावर है ना उससे भी ऊंचा है। और कितना है तो 359 मीटर टॉल। ये देखो ना ऐसे है आर्क ब्रिज, ऐसे करके जोड़ा हुआ है, इस पे सीधी मतलब ऐसे ट्रेन चलेगी, और नीचे में ऐसे खाई है समझ लो, और नीचे में नदी जा रही है, नदी बह रही है, ठीक। तो ये किस नदी पे है, तो ये है चिनाब रिवर है, ठीक। अब देखो इसके बाद, और ये जो लंबा है, लंबाई देख लो 13-15 ये है, ऐसे करके लंबाई दिया हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है लंबाई, बस ये आप हाइट थोड़ा सा देख लेना इसका, और लेंथ ठीक है देख लो, बाकी आपकी मर्जी। और वही उधमपुर, अभी हमने देखा ना ये कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पे ही ये भी है, यहाँ पे ये देखो इसी पे है ये। चलिए और ना अभी देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसे पाकिस्तान बोल रहा था हम ये ब्रिज उड़ा देंगे ये उड़ा देंगे, इसके लिए हमने बहुत सारा सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट जो भी है ना लॉजिस्टिक का ये सब का जगह पे जहाँ अटैक कर सकता है, तो उसके लिए हमने डैम वैम सब जगह पे मतलब प्रोटेक्शन कर रखा है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू परचेज द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ये देखो पुराना न्यूज है, अभी क्यों हाईलाइट हो गया, क्योंकि इंडोनेशिया के जो पीएम थे मतलब प्रेसिडेंट वो यहाँ आए, ठीक है, तो आए तो वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे रिपब्लिक डे परेड में कि हाँ बात हो जाएगा कि वो भी ब्रह्मोस खरीद सकते हैं, ठीक। लेकिन जो पहला कंट्री जो खरीदा था वो उसका क्या नाम है, फिलीपींस, साउथ ईस्ट का मतलब एशिया में ही आता है फिलीपींस है। और ना अभी हमने जो परेड में नाग MK2 इसका बहुत नाम आया था कि नाग MK2 क्या है, नाग ये तो नाग सांप जैसा लग रहा है, बट ये सांप वाला नहीं है, ये है क्या, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब जो भी टैंक है ना बड़े बड़े, हम लोग को क्या है ना इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बहुत लंबा बॉर्डर है, और उसमें ना टैंक का बहुत फ्लैट सरफेस, तो टैंक आ सकता है, तो टैंक एंटी टैंक हम लोग के पास मिसाइल गाइडेड मिसाइल जरूरी है। तो उसके लिए क्या है कि नाग MK2 मिसाइल सबसे बेस्ट, मतलब अभी इंडिया के पास जो है नाग MK2 मिसाइल। चलिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अच्छा ये ब्रह्मोस के बारे में बता दूं क्या, चलिए रुकिए यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ब्रह्मोस के बारे में बात करेंगे हम लोग कि इसका ना ब्रह्मोस का एक तो आप रेंज जान लो, रेंज कहा जाता है कि 290 जो बेसिक वेरिएंट है उसका 290 किलोमीटर है, ऐसे तो रेंज और बढ़ते बढ़ते 800 तक भी दिखाता है कहीं कहीं, तो वो अलग चीज़ है। और ये ना सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और डेवलप्ड किसके द्वारा, तो इंडिया और रशिया ने मिल करके किया है। तो इंडिया के DRDO और NPOM, जैसे इंडिया का DRDO है ना उसी तरह से रशिया का, अच्छा लिख ही देता हूँ, DRDO प्लस NPOM, ये हो गया रशिया और ये हो गया अपना इंडिया, हमारा प्यारा भारत, और ये दोनों मिलकर के। और ब्रह्मोस की खासियत क्या है ना कि कहीं से भी मार कर सकते हो, मतलब जमीन से, ठीक है, लैंड वाटर एयर, मतलब कि जल थल वायु हर जगह से। और ये कैसा मिसाइल है, सुपरसोनिक, जो अभी पाकिस्तान का हालत खराब हो गया, पता तक नहीं लगा, उनके जो भी रडार वडार हैं सबको मतलब चकमा दे दिया, उनके जो भी लगा रखा था उन्होंने। तो ये क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और इसको ना फायर एंड फॉरगेट भी कहते हैं, मतलब कि बस टारगेट लॉक कीजिए भूल जाइए, मतलब लॉन्च करके वहां वो हिट करेगा ही करेगा, जितना मैनूवर करना होगा ना वो खुद कर लेगा। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो अभी जो न्यूज में ये भी था कि ये देखो कहीं कहीं दिखाता है ना, बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि ब्रह्मपुत्रा, ये देख रहे हो, और यहाँ पे मॉस मतलब मॉस्कोवा, इन दो नदियों के नाम पे है, ब्रह्मोस का ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा के नाम पे। चलिए यहाँ जो कंट्री है कि विच कंट्री बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू बाई पिनाकी रॉकेट। ये क्या है ना, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, मतलब ये भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये भी डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डीआरडीओ। तो इसका जो पहला जो बायर जो था वो कौन था, तो अर्मेनिया इसको खरीदा था। ये लगातार रॉकेट, इसका शायद रेंज ना आप एक बार सर्च कर लेना, शायद 150 किलोमीटर है, उसके अराउंड है। तो वो क्लोज कॉम्बैट होगा ना, थोड़ा नज़दीक वाला, तो उसमें पिनाका रॉकेट काम करेगा एकदम मल्टी बैरल लगातार। ऐसा रहता है क्या ना कि इसके ये बैरल है, बहुत सारा रॉकेट भरा हुआ है एकदम, धाए 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 धाए, समझो कि ये निकलती है इससे, जितने भी रॉकेट हैं, मिसाइल्स हैं, वो सारी फायर करती हैं, तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। चलिए और एक और मिसाइल है प्रलय, नाम से ही लग रहा है प्रलय मिसाइल। ये हमारा कौन सा टाइप का मिसाइल है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब कन्वेंशनल अगर स्ट्राइक करना हो हम लोग को, न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं, कन्वेंशनल स्ट्राइक, तो इंडिया का फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस मतलब अटैक करता है। और किसका द्वारा डेवलप किया गया, तो डीआरडीओ। और ये क्या होगा, मतलब अराउंड 400 किलोमीटर के अराउंड इसका रेंज है। चलिए ठीक है, हमने बहुत सारा देखा, MIRV टेक्नोलॉजी, ये सब वो सभी स्पेस का हम लोग देखते जा रहे हैं, लास्ट ही लेक्चर में हमने देखा है। अब देखो राजनाथ सिंह जी ने ना लॉन्च किया है संजय, नाम तो सुन के लग रहा है कुछ महाभारत। अच्छा, कौन बताते थे धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत, किन्होंने बताई थी, तो संजय। ठीक है, तो वही सेम काम यहाँ पे हमारा भी कर रहा है, बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम, जो कि कहाँ लॉन्च किया गया है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किन्होंने किया है, तो राजनाथ सिंह जी ने किया है। बैटलफील्ड के लिए है ये, मतलब सर्वेलांस करेगा, सारा निगरानी करेगा, ये सब होगा। और ना बैटलफील्ड से भी याद आया कि बैटलफील्ड दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। बैटलफील्ड दर्शन ऐप, दर्शन मतलब कुछ तो कुछ दिखाएंगे, हाँ तो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, तो बैटलफील्ड, आज तक कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा गया, मतलब कारगिल, सियाचिन, गलवान, ये सब जगह जो है वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बैटल किए हैं। तो वहाँ ना क्या होगा ना कि अब टूरिस्ट को वहाँ पे लेके जाया जाएगा, बैटलफील्ड मतलब इंडिया बैटलफील्ड दर्शन ऐप उसके थ्रू दिखाया जाएगा। और इसको लॉन्च्ड बाय राजनाथ सिंह जी। और कितने तारीख को, तो 15 जनवरी को इन्होंने किया था। 15 जनवरी कौन सा, आर्मी डे, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, आर्मी डे। और 16 जनवरी स्टार्टअप, जानते हो ना स्टार्टअप डे, लिख ही देता हूँ, 16 जैन स्टार्टअप डे। ठीक है, और इंडिया का सबसे टॉप नंबर पे यूएस के बाद चाइना के बाद इंडिया, ये थर्ड नंबर पे। कल जो थर्ड वाला करवाया उसमें चाहो तो ये आप थर्ड नंबर पे ऐड कर सकते हो, उसी वाले पेज में जाके, अगर आप कॉपी पे आपने अगर मतलब नोट किया होगा तो वहाँ पे कर सकते हो। ऐसे तो यहाँ पे जो है ना, जैसे अभी बोल रहा था कि कारगिल, सियाचिन, गलवान, तो सियाचिन कहाँ पे है, तो याद रखना सियाचिन अगर कहीं दिखेगा तो काराकोरम रेंज है। अब सोचो कि रिलायंस वहाँ भी जा करके ना 4G 5G अब डेटा पहुँचा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या किया है, लॉन्च किया है नेशनल टर्मेरिक बोर्ड। देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इसमें, लेकिन वो कुछ थोड़ा घुमा के अलग क्वेश्चन था। इस पे जो बीपीएससी में जो पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि नेशनल टर्मेरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, निजामाबाद। ठीक है, और ये कहाँ है, तेलंगाना में। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। और ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, हिंदी में आप यहाँ पे देख लो, इसको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए किया गया है, तो कल्याण और बढ़ावा देने के लिए। और कहाँ क्या स्थापना किया गया है, तेलंगाना, यहाँ पे निजामाबाद, तेलंगाना के निजामाबाद में। चलिए उद्योग मंत्रालय यहाँ पे है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये भी आप नोट कर लेना हिंदी वाले के लिए। ठीक, अब हिंदी इंग्लिश, अब मैं मोस्टली ना बोलता है हिंदी में ही हूँ, आपको सारा समझ में भी आ जाएगा। अगर अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ हिंदी वाला तो आप खुद वो देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो नोट कर लेना। अच्छा,
ईस्ट क्या है ना कि आर्टिफिशियल सन बनाया है, कौन बनाया है? चाइना। और उसका नाम क्या है ईस्ट का? तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक आर्टिफिशियल सन। और ये ना अराउंड मतलब मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है, बट ये ना 1000 शायद सेकेंड तक कर लिया है, मैंने ये पढ़ा था। तो शायद 1000 सेकेंड तक सोचो आप, ये टेम्परेचर जो सन का है ना उतना टेम्परेचर ये अचीव कर लिया। तो ये कहाँ है? चाइना में, चाइना में, ठीक है, चाइना में है। और हेफी शहर का नाम है, शहर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चाइना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ना कैसे होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, सन का तो आप जानते हो ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, जब जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा? हीलियम। और क्या होता था फिजन में? क्या होता है कि ब्रेक होता है, चेन टूटते जाता है, कंटिन्यूअस। वो क्या होता है? यूरेनियम वाला हमने नहीं पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन किसमें होगा? एटम बॉम्ब। इसमें क्या होगा? फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन किसमें होगा? सन में। आर्टिफिशियल सन भी बना रहा है तो यहां भी होगा, ठीक। अब देखो ये बुरा न्यूज है कि स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर लिया, मोस्ट फेवर नेशन का हमें दर्जा दे रखा था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने खत्म कर लिया है मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा? तो वो हो गया स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड यहां पे आप कर लेना, ठीक। चलिए, चाइना का तियानलू सैटेलाइट है, तियानलू 1 सैटेलाइट, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो देखो क्वेश्चन पूछेगा तियानलू 1 सैटेलाइट किसका है? तो चाइना का, यही क्वेश्चन बनेगा। बाकी डेवलप्ड बाय गैलेक्सी स्पेस, एक्स्ट्रा में है। हाँ, ये एक्सप्लोर क्या करेगा? जो मिडिल और जो अपर एटमॉस्फेयर है ना, इसको एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर दी मिडिल एंड अपर एटमॉस्फेयर, ऊपरी वायुमंडल और मध्य और ऊपरी वायुमंडल को एक्सप्लोर करेगा, इसका अध्ययन करेगा। उसके लिए लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? गैलेक्सी स्पेस से लॉन्च किया गया, चीन का है। और तियानलू, ठीक है, तियानलू, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संचार साथी मोबाइल ऐप है वॉज लॉन्च्ड टू प्रमोट सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन यूजेज एंड इंश्योर एक्सेसिबिलिटी। देखो सिंपल है कि जितना भी फ्रॉड वाला काम हो रहा है उसको रिपोर्ट करने के लिए, उसको कंप्लेन करने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक। तो ये किसके लिए है? तो फॉर रिपोर्टिंग किसको? फ्रॉड को, जो भी आपके साथ स्कैम ये जो भी होगा मोबाइल से रिलेटेड, तो वो करिए, कंप्लेन करिए, एटसेट्रा आप लिख लीजिए, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसके लिए किन्होंने किया है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया जी ने क्या किया है कि हमारा संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम क्या कहता है कि इंडिया एम टू बिकेम टीबी फ्री बाय 2025, खत्म। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कब तक टीबी एलिमिनेट कर देगा इंडिया? तो 2025 तक। और वर्ल्ड का कब तक का टारगेट है? वर्ल्ड से सोचो, हम लोग आगे हैं, वर्ल्ड ने टारगेट कर रखा है कि 2030 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, बट इंडिया 2 कदम आगे है और ये इन्होंने कहा है कि 2025 तक हम लोग टीबी एलिमिनेट कर देंगे। टीबी है ना, अब ये क्या है आप इसके बारे में बताना मुझे, मतलब अगर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो तो। मोस्टली लोग मुझे पता है इसका रिप्लाई नहीं देंगे। क्या है ये टीबी? क्या है? मतलब ये वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है, नहीं है, आप उसके बारे में बताना। प्रोटोजोआ है, क्या है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया फर्स्ट AI लैब इन स्पेस नेम्ड MOITD है, माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वॉज लॉन्च्ड इन बाई हैदराबाद के एक कंपनी है, उसका नाम क्या है? तो टेक मी टू द स्पेस, मुझे लेके चलो स्पेस, मतलब टेक मी टू द स्पेस, ये कंपनी है। इंडिया फर्स्ट AI लैब है जो स्पेस में इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो टेक मी टू द स्पेस, और ये लेके गया है किसके थ्रू? तो इसरो का जो PSLV C60 जो है रॉकेट, उसके थ्रू। यहाँ PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए, आप GSLV PSLV आप जानते होंगे, जियो सिंक्रोनस, ये सब। तो अगर नहीं जानते होगे तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कभी अगर टाइम मिले तो। इंडिया फर्स्ट AI लैब इन द स्पेस, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, हाँ, रेखा गुप्ता, यहाँ पे रेखा गुप्ता बनी है क्या? दिल्ली की चौथी महिला CM।
किसको हरा के बनी है? तो वंदना कुमारी, आप पार्टी की वंदना कुमारी को हरा करके रेखा गुप्ता बनी है। और कहाँ से ये जीती हैं? तो शालीमार बाग जो सीट है ना दिल्ली का, वहां से जीती हैं। और ये कितनी नंबर की फीमेल सीएम बनी है? तो ये चौथी नंबर की फीमेल सीएम बनी। अभी जो ना कोविड 19 का वेरिएंट एक नया जो चल रहा है NB1.8.1, जिसको ऑल्सो नोन एज निम्बस, जिसका दूसरा नाम निम्बस भी है, चलिए, तो इसमें क्या होता है ना कि जब ये होता है ना तो इसका सिम्टम क्या है कि रेजर ब्लेड, मतलब गले में ऐसा लगता है ना कि कोई ब्लेड चला दिया, रेजर टाइप का, वैसे थ्रोट में ऐसा फील होता है, बट होता नहीं है। तो सिम्टम है अलग अलग, जैसे कोविड का टाइम तो सबको याद ही होगा कितना डरावना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है कि वहाँ के रिसर्चर ने ना डेवलप कर लिया है कि नीडल फ्री सॉक सिरिंज। अब देखो, जिनको डर लगता था कि नीडल से इंजेक्शन नहीं लेंगे, तो उनके लिए क्या है कि आईआईटी बॉम्बे ने क्या कर लिया है कि नीडल फ्री सॉक सिरिंज डेवलप कर लिया। और क्या किया है कि आईआईटी बॉम्बे से एक और न्यूज है ना कि जो हम लोग डेवलप कर लिया है ऐसा डेवलप्ड बैक्टीरिया जो कि ना कॉम्बैट करता है जितना भी सॉइल में जो गंदगी है ना पॉल्यूशन से, उसे लड़ने के लिए, मतलब अच्छा बैक्टीरिया, डेवलप्ड बैक्टीरिया टू कॉम्बैट सॉइल पॉल्यूशन से लड़ने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने बैक्टीरिया कर दिया। अच्छा देखो, अभी हमने एक न्यूज़ पहले का है, शायद 70 बीपीसी से पहले का है कि ग्लेशियर ख़त्म हो रहा था, मतलब कौन सा कंट्री है जिसमें कोई ग्लेशियर ही नहीं बचा, एम्प्टी हो गया, तो वो न्यूज़ है। तो उसी तरह से ना याला ग्लेशियर है इन नेपाल में, यही क्वेश्चन आएगा, याला ग्लेशियर कहाँ है? तो नेपाल में, और रैपिडली श्रिंक कर रहा है और 2040 तक ये क्लाइमेट चेंज के कारण वैनिश हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, तेजी से सिकुड़ते जा रहा है। मतलब कौन? नेपाल का याला ग्लेशियर, और 2040 के दशक तक पूरी तरह से गायब हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि छत्तीसगढ़ जो है वो इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेशन प्लान टू कनेक्ट, देखो ग्रीन जीडीपी इंट्रोड्यूस किया है, कौन किया है? छत्तीसगढ़। ग्रीन जीडीपी के बारे में अगर आप नहीं जानते होगे तो आपने अगर मेंस की क्लास नहीं की होगी तो आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि ग्रीन जीडीपी क्या होता है। तो वो होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या है कि जो नॉर्मल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसके बारे में हमको पता है, और उसमें से ना जीडीपी में से भी आप क्या घटाओगे कि जो डिप्रिसिएशन ऑफ नेशनल कैपिटल होगा वो घटाओगे, प्लस में ना जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कॉस्ट होगा ना तो उसको डिक्रीज करोगे, तो क्या बनेगा? जीडीपी, ग्रीन जीडीपी बनेगा। और ना ये देखो, ये अपनाने वाला, ये मैं फालतू की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, आप लोग से पूछेगा नहीं यहाँ पे कि ग्रीन जीडीपी क्या है, पूछेगा क्या कि ग्रीन जीडीपी अपनाने वाला कौन सा ऐसा राज्य है जो इंडिया का पहला राज्य बना है टू लिंक, मतलब इसमें क्या होता है ना कि इकोसिस्टम को लिंक कर दिया है, किससे? जीडीपी से, उसी को विथ ग्रीन जीडीपी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ ने अपनाने वाला। ठीक है, तो पहली योजना ग्रीन जीडीपी। चलिए, फिर उसके बाद चाइना का फिर से एक न्यूज आ गया कि चाइना ना, ये एक तो चाइना बहुत काम करते चलता है, बहुत, मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि चाइना बहुत ऐसा, छोटे छोटे चाइनीज लोग ऐसे होंगे, ये वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब देखोगे, आप कोई वहाँ का ब्लॉग देखोगे तो चाइना ना बहुत डेवलप्ड है अभी, मतलब वहाँ फूड डिलीवरी ड्रोन से हो रही है, ये सब हो रहा है, तो मतलब डेवलप्ड है अच्छा खासा। आप चाइना के कभी ब्लॉग आप देख लेना, वो क्योंकि वो मतलब एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ का इन्फॉर्मेशन जल्दी निकल के नहीं आ पाता है, मोस्टली फिल्टर होके आता है गवर्नमेंट के थ्रू ही। बट अब ब्लॉग में देखोगे ना तो वहाँ का थोड़ा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ में आएगा, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। चलिए, तो चाइना का निंगचू-1 जो क्या बना है? वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ये बना है चाइना का पहला। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्बो डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ये सब, हाँ ठीक है, बस फर्स्ट लार्जेस्ट था तो इसीलिए मैंने बता दिया, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट क्रायोबॉर्न बेबी कोरल, क्रायो मतलब अब पता है ना कि ठंडा है, मतलब कि क्रायो यूज करते हैं वर्ड उसी के लिए, तो क्रायोबॉर्न बेबी कोरल हैज बीन सक्सेसफुली सेटल्ड
ऑन दी ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है ग्रेट बैरियर रीफ। वर्ल्ड का पहला क्रायो मतलब उत्पन्न बेबी, देखो यहाँ पहली क्रायो उत्पन्न बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ पर मतलब सफलतापूर्वक जो भी है सेटल कर लिया गया है, सेटल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि केरला के सीएम हैं पिनरई विजयन। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है केरला के सीएम। तो वो क्या किए हैं ना कि जो भी डिजास्टर आएगा, जैसे हम उसके लिए ना अर्ली डिजास्टर वार्निंग सिस्टम वहाँ इंटीग्रेट कर लिए, उसका नाम क्या है? कवचम। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? कवचम। किसको बताएगा? तो जो भी डिजास्टर रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, जो भी, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको बचाने के लिए, हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? कवचम। कहाँ किया गया? तो केरला में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? केरला, दूसरा पिनरई विजयन। ठीक है, ओके ओके है, उनको देखो चाहे मत देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कवचम, केरला कवचम। और अगर कवच रहता तो वो दो ट्रेन का हो जाता, एंटी कोलिजन सिस्टम के दो ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे है तो टकरा नहीं जाए, तो उसके लिए कवच। ठीक है, कवच हाँ, कवच ऐप मतलब कि दोनों ट्रेन में इंस्टॉल की गई थी। लेकिन अभी सारा ट्रेन में हो नहीं पाया है, तो इसलिए अभी जो भी दिखता है ना, ट्रेन कोलाइड कर गया था कुछ टाइम पहले, हमने ये देखा था शायद वेस्ट बंगाल के साइड कहीं देखा था। तो वो सब जो भी है ना, तो ये सब फ्यूचर एक्सीडेंट नहीं होंगे। किसके कारण? कवच। और ये ना इंडिजीनियसली डेवलप्ड था कवच, जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो हमने खुद बनाया था। चलिए, इंडिया का कोस्ट लाइन हैज बीन रिकैलकुलेटेड, और वो क्या है ना, बढ़ गया है। कितना हो गया? पहले क्या था? 7516 किलोमीटर था पहले। 1972 के हिसाब से जब मापी की गई थी, तो उस हिसाब से क्या था कि 7516 किलोमीटर, और अब बढ़ के 11098 किलोमीटर। तो क्या रातों रात हमने क्या कब्जा लिया क्या? कैसे ज़्यादा कैसे हो गया? तो ज़्यादा ऐसे हो गया क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं था। अब देखो, जैसे इंडिया का मैप है, तो ये ना बहुत सारा ऐसे मोड़ है, तो वो सब पहले ठीक से नहीं काउंट किया जा सकता था, तो जिसके कारण मतलब ये जो हम लोग जो शो करते थे ना, क्योंकि हम लोग के पास अच्छा सैटेलाइट नहीं था, नेविगेशन सिस्टम नहीं था, डिजिटल मैपिंग नहीं सही से कर सकते थे, तो वो सब के कारण ये जो हमारा जो निकल के आया था वो 7516 किलोमीटर था। बट जो लेटेस्ट आया है वो क्या है? 11098 किलोमीटर। अब देखो, जो क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन तो ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर बीपीएससी अगर चाही कि थोड़ा सा बच्चों को मतलब लोग को बताते हैं कि कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, तो पूछ देगा ना कितना परसेंट बढ़ा है, तो 48% इनक्रीज हुआ है, 48% इनक्रीज हो गया है पहले से। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखो गुजरात पहले भी सबसे लंबा था और आज भी सबसे लंबा है, जिसका मतलब बॉर्डर जो है सबसे लंबा है, कोस्टल बॉर्डर। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या हम लोग पहले पढ़ते थे क्या कि आंध्र प्रदेश है दूसरा सबसे लंबा, लेकिन अब क्या हो गया? वो तमिलनाडु, और तब होगा आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु सेकंड नंबर, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको स्टार मारो, सेकंड नंबर पे हो गया तमिलनाडु। किसको रिप्लेस कर दिया? ओवरटेक किसको कर लिया? तो आंध्र प्रदेश को ओवरटेक कर लिया। ठीक, गुजरात तो आज भी है पहला कोस्टल वाले में, तो सबसे लार्जेस्ट जो है वही है। चलिए, इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप जो रोबोट है ना, जो टेली सर्जरी करके दिखा दिया, कितना दूर से? तो 286 किलोमीटर दूर से ही, इतने डिस्टेंस से ही सर्जरी कर दिया, कार्डिक मतलब वो भी हार्ट रिलेटेड, समझ रहे हो, कार्डिक हार्ट रिलेटेड सर्जरी कर दिया। तो वो रोबोट का क्या नाम है? टेली सर्जरी जो रोबोट है, इंडिया फर्स्ट टेली सर्जरी रोबोट, इसका नाम क्या है? तो SSI मंत्रा, और डेवलप्ड बाय SS इनोवेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। बट इसका नाम इंपॉर्टेंट है, SSI मंत्रा। यहाँ पे देख लेना, 286 किलोमीटर की दूरी पर रोजाना टेली सर्जरी की है। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी है ना, देखो क्या है ना कि ये मोस्टली ना ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब ये रिसर्च है। इसके थ्रू ना क्या किया गया ना कि प्यूरिफाई, जो वाटर को प्यूरिफाई किया जाता था ना, तो विदाउट यूजिंग केमिकल मेथड, बिना केमिकल मेथड के यूज किए द्वारा नैनो बबल टेक्नोलॉजी के थ्रू अब वाटर को हम लोग क्लीन कर सकते हैं। और इसको लॉन्च किया कि इसने किया है तो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनका नाम है कृति वर्धन सिंह।
इनका नाम क्या है, कृतिवर्धन सिंह। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कहाँ किया गया है, तो ये कलर चेंज कर रहा हूँ, ये किया गया है नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ किया गया है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी, तो दिल्ली में किया गया नेशनल जियोलॉजिकल पार्क। चलिए, वाटर प्योरीफाई करने के लिए पॉन्ड का वाटर को, ठीक। यहाँ पे तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टर्लिंग, ठीक है, अनाउंस किए हैं 1 मिलियन का प्राइज। सोचो 1 मिलियन का प्राइज कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो भी आदमी है ना डिसाइफर कर देगा ना इंडस वैली जो वैली का जो स्क्रिप्ट था, आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते थे, तो उसकी जो लिपि है उसको जो डिसाइफर कर देगा, डिकोड कर देगा उस लिपि को, तो उसको ना 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। ये क्वेश्चन है कहाँ का, तमिलनाडु के सीएम के द्वारा किया गया। अच्छा देखो नेक्स्ट है क्या, कोंडा रेड्डी जो ट्राइब है आंध्र प्रदेश में, ये ना लिव इन रिलेशन में बिलीव करते हैं, मतलब क्योंकि अब शादी वादी का खर्च बहुत बढ़ते जा रहा है, तो ट्रेडिशनल वेडिंग के ऊपर ये चूज कर रहे हैं क्या, लिव इन रिलेशन। तो कोंडा रेड्डी ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोंडा रेड्डी ट्राइब कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखो कुंभ मेला हमने ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा कुंभ मेला जो हुआ था, तो वो ये जो प्लानेट, 3 जो प्लानेट थे, जिसे यहाँ पे सन तो आपको पता ही होगा, और मून, ये तो एक लाइन में थे ही, और साथ में कौन था, तो उनका जो अलाइनमेंट था प्लानेटरी, वो था जुपिटर। जुपिटर, ये तीनों का अलाइनमेंट था ड्यूरिंग महाकुंभ मेला के टाइम पे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये जो तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि सन मून और जुपिटर। कुंभ मेला से ना पूछेगा ना कि कुंभ मेला हरिद्वार पे जो उत्तराखंड में है, तो उस पर कौन सी नदी पे है, तो यहाँ पे लगती है वो गंगा रिवर पे। और उज्जैन में किस नदी पे मतलब होती है, उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और वो सिप्रा रिवर पे। नासिक में महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी रिवर, ठीक है। और ये है प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यहाँ कौन है, गंगा यमुना सरस्वती। और सरस्वती अभी ऐसे दिखती नहीं है क्लियर आई से, मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि ये मिथिकल रिवर, मतलब पहले बहती थी, अभी शायद ऐसा कहते हैं लोग कि ज़मीन के अंदर वो बहती है, बट एग्जैक्ट उसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वो अभी खत्म हो चुकी है। तो गंगा यमुना और सरस्वती, तब भी आप अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये तीनों रिवर पे ही लगा के आओगे। प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में हुआ था कुंभ मेला। बाकी आप देखो इसका तो आप गोदावरी समझ ही जाओगे, कहाँ, नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी। सिप्रा आप ध्यान रखना, ठीक है, सिप्रा आप याद रखना, उज्जैन मध्य प्रदेश। चलिए कुंभ मेला को ना देखो इंटेंजिबल यूनेस्को मतलब कल्चरल हेरिटेज अंडर यूनेस्को कब मिला था, 2017 में। तो ये पूछ सकता है कि इंटेंजिबल हेरिटेज साइट जो भी है हेरिटेज का, इसको मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, या कब मिला, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो कुंभ मेला को सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया था, कब, 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि 30 फीट ऊंचा जो स्टैचू है ना छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो कहाँ लगाया गया है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगाया गया है, एलएसी पे लगाया गया है, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट क्या है ना कि पैंगसोंग लेक है ना लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो वॉरियर थे, वो बूस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे किसको, हमारे जवानों को। और वहाँ पे उनका 30 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, 30 फुट ऊंची प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की लगाई गई है, ठीक। छत्रपति शिवाजी महाराज की लगाई गई है, कहाँ, वहीं पे पैंगसोंग लेक। यहाँ पे पंजाब गलत लिख दिया कुछ भी, यहाँ पे पैंगसोंग लेक, आप ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इन इंडिया 2025 में, ये देखो जनवरी का, इंडिया का न्यूज़ नहीं है, जनवरी का है ये न्यूज़, कि माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये जो तीनों कंट्री है ना, वो तीनों अलग हो गया क्या, इकोवास से। तो इकोवास क्या था ना कि मतलब वहाँ के लोग को आपस में, अभी अब बचा है कितना लोग, तो घटकर अब संख्या जो हो गई वो 12 हो गई है, ठीक है। लेकिन ये पूछेगा कि अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कहेगा कि कौन सा मतलब ये कंट्री जो एग्जिट नहीं किया है वो बताइए। तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इकोवास। ये क्या था ना कि वहाँ का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, फ्री मूवमेंट आपस में, जैसे कंट्री है सब, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन, फ्री मूवमेंट, जैसे कैसे इंडिया और नेपाल का हो रखा है, तो फ्री मूवमेंट उसी तरह से अलग अलग कंट्री ने एक ग्रुप बना रखा था। तो उसमें पहले 15 लोग थे, उसमें से 3 लोग निकल गए, तो अब कितना लोग बचे, 12 लोग। कौन को निकले, तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये 3 निकले, ठीक है। ये देखो VVI क्वेश्चन है,
BVI क्या है कि इंदौर और उदयपुर जो है हैज बिकम द फर्स्ट टू इंडियन सिटीज टू इंक्लूडेड इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन। इंदौर और उदयपुर जो है ना, ये दोनों जो शहर जो है बना तो रामसर कन्वेंशन के मतलब तहत मान्यता प्रताप वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर बने। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन, ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। अब देखो इसका ये पूछेगा नहीं कि इंडिया ओपन 2025 कहाँ हुआ, ये तो पूछेगा तब तो समझो कि एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन इसमें पूछेगा क्या कि मेन कौन जीता और वुमेन में कौन सिंगल्स में जो विनर बन के आए उनका नाम पूछेगा। तो विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। और वुमेन में आन सी यंग, ये दोनों लोग जीते हैं। चलिए नितिन गडकरी जी ने कहा है कि आज के बाद कोई भी रोड पे एक्सीडेंट होगा तो उसका कैशलेस मतलब बिना पैसा का ट्रीटमेंट सबसे पहले करो। कितना तक? तो 1.5 लाख रुपया तक दिया जाएगा, रुपीस, ठीक है। जिसका भी एक्सीडेंट होगा रोड पे तो आप पैसा पहले नहीं मांगोगे, पहले ट्रीटमेंट करोगे। कब तक? 1.5 लाख रुपीस तक। और ना देखो अभी यहाँ पे बता ही देता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सब का रिपोर्ट है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या टारगेट सेट किया है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट निकाला था अभी, ठीक है। और उसमें ना इंडिया खुद को बोला है कि 2030 तक हम लोग क्या हो जाएंगे? मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। तो कौन निकालता है? WHO निकालता है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट निकालता है। और इंडिया क्या कहा है? इंडिया टारगेट 2030 तक मलेरिया फ्री हम अपने देश को बना देंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेथ होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि कौन से मॉस्किटो क्या है, उसके कारण हमने देख लिया है, वो फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगा। और ना देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी निकालता है एक रिपोर्ट, उसका नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025। और ऐसे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा निकाला जाता है। उसमें बताया है ना, देखो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाला है, उसमें बताया है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है ना वो बढ़ेगा 6.6 के दर से और 2025 में, और 2026 में किससे बढ़ेगा? तो 6.7 के हिसाब से 2026 में बढ़ेगा। यूनाइटेड नेशन का है ये, ठीक। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में ये किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि पीयूष गोयल जी जो हैं वो क्या टारगेट सेट किया ना कि 10,000 GI टैग हम लोग हासिल कर लेंगे। कब? 2030 में हम लोग मलेरिया मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। 2030 में और क्या होगा कि GI टैग 10,000 का टारगेट सेट कर लिया। अच्छा, जो GI टैग देता है वो इंडिया में कौन काम करता है? DPIIT काम करता है ना। हाँ, तो DPIIT अभी इंडिया के पास शायद लगता है ना 600 कुछ है, 685 के आसपास में है टोटल GI टैग। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है ना कि सबसे ज्यादा GI टैग किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश देन तमिलनाडु, ये दोनों के पास GI टैग का है। चलिए और ना ये ना GI टैग जो आप ले लो, एक बार ले लोगे, जिंदगी भर के लिए नहीं होगा, 10 साल के लिए। अब अभी बिहार के कौन पत्थरकट्टी कहाँ का गया को मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। चलिए उसके बारे में हमने बिहार वाले में बात कर लिया है। यूनियन होम मिनिस्टर कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पे अमित शाह रिलीज किए हैं एक किताब बुक जिनका नाम क्या है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इन न्यू दिल्ली में किए हैं ये। तो इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना क्या ना, किताब का नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज, ये इंपॉर्टेंट है। और किन्होंने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अमित शाह जी ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर थ्रू द एजेज नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है चिराग पासवान जी, क्या है हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। उन्होंने इनोग्रेट क्या है 8वां एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025 का ये जो हुआ था एक्सपोजिशन, उसको ना ये इन्होंने गौतम बुद्धा मार्ग ग्रेटर नोएडा, बस इतना ध्यान रखना, ग्रेटर नोएडा याद कर लो। गौतम बुद्धा मार्ग नगर मतलब याद रखोगे, नहीं रखोगे चलेगा, गौतम बुद्धा नगर, बट आप याद रख लो कि ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड एग्जीबिशन और
चिराग पासवान। ये ओके ओके न्यूज है, ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो क्योंकि चिराग पासवान बिहार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक पहले क्या था, 80वां पोजीशन पे था इंडिया, जो कि अब घट करके और बेकार हो गया और 85 रैंक पे पहुंच गया है इंडिया। तो चलिए, कुछ नहीं किया जा सकता है, 85 रैंक पे अभी पहुंच चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है कि नया अमिताभ कांत जो थे वो शेरपा थे, ठीक है। G20 जो शेरपा हुआ था ना 2023 में हमने G20 को होस्ट किया था। G20 मीटिंग हमने होस्ट की थी इंडिया ने, ठीक, कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो उसी पे एक किताब लिख दिया है इन्होंने, शेरपा थे, इन्होंने किताब भी लिख दिया, क्या, हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20। तो ये किन्होंने लिखा है, तो अमिताभ कांत। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट है, त्रिभुवन, ठीक है, सहकारी यूनिवर्सिटी। इसका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, जो कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, कोऑपरेटिव। तो अमित शाह जी, ऑब्वियस है अमित शाह जी होंगे। और ना ये क्या है कि यहाँ पे आनंद और गुजरात, मतलब आनंद जगह का नाम है गुजरात के, जैसे कैसे होता है कि मोतिहारी बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, उसी तरह से आनंद गुजरात जगह पे पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का मतलब फाउंडेशन रखा था किन्होंने, अमित शाह जी ने रखा था, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं वो। अच्छा, ये देखो यहाँ पे अभी ध्यान में आया कि सिंगापुर टॉप पे कौन सा है, हमने इंडिया जो है 85 नंबर पे और सिंगापुर टॉप पे है। तो सिंगापुर का यहाँ नाम लिखना बनता है कि पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, 85वां नंबर तो इंडिया का है, तो पहला कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, और लगातार फर्स्ट पे बहुत टाइम से रह रहा है, फिर से मतलब सिंगापुर आ गया है, ठीक। तो अब देखो राजीव रंजन सिंह क्या है, इन्होंने क्या किया है कि यूनियन एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्टर, ये देखो इन्होंने क्या किया है कि लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम। और ये बिहार के हैं मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी, आप जानते होंगे। तो यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर इन सिक्किम। मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है, कहाँ किया है, तो सिक्किम में किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे भी ऑर्गेनिक से कुछ भी रिलेटेड आता है तो समझ रहे हो ना आप, सिक्किम ही है। चलिए, मुकेश अंबानी है, क्या किया कि वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर वहाँ पे बना रहे हैं, कहाँ, जामनगर गुजरात में। तो मुकेश अंबानी, ये अलग से नाम, मतलब ऐसे आ सकता है नाम अगर पूछेगा तो। चलिए ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अब देख लेते हैं, शायद ये लास्ट है क्या, हाँ चलिए ठीक है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो ये क्या है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किनको किया, अच्छा गिरिराज सिंह को, ठीक है। तो यहीं के हैं, बिहार के ही हैं गिरिराज सिंह जी। तो इन्होंने क्या इनोग्रेट किया है, द इंडिया पवेलियन, क्या है, हेम टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल 2025 फ्रैंकफर्ट का है, जर्मनी में। बस ये पवेलियन इन्होंने इनोग्रेट किया है, हेम टेक्सटाइल करके। ये मे भी हमको लगता है ना कि स्पेलिंग का कुछ तो है, ये देख लेना आप, ये थोड़ा सा ये चेक कर लेना, ठीक है। तो हेम टेक्सटाइल यहाँ पे लिख रहा है, टेक्सटाइल में भी होना चाहिए, हिंदी में तो आयोजित टेक्सटाइल 2025 है। अच्छा ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर नहीं देखोगे तो भी चलेगा काम। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब देखिए लास्ट वाला जैसा वीडियो रहा, अगर वैसा ही रहेगा नेक्स्ट वीडियो का ही रिस्पॉन्स, तो मैं शायद अगला वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।